क्लास क्वेश्चन बोलूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक मिश्र धातु में 80% तांबा है। एक मिश्र धातु में 80% तांबा है, शेष टिन है, टिन TIN। एक अन्य मिश्र धातु में 85% तांबा है और 12% टिन है। 85% तांबा है और 12% टिन है। दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। जिसमें 15% टिन है, नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 25% पानी है। दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 25% पानी है। मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए? मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए? कि मिश्रण में 40% पानी हो जाए। मिश्रण में 40% पानी हो जाए। चलो पहले सवाल को समझते हैं। देखो, दो चीजों का अगर मिश्रण होता है, किसी एक चीज को अगर हम वैल्यू देंगे, मतलब एक ही चीज मिलाएंगे, उसका परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज का परसेंटेज घटेगा। जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, हम पानी मिलाते हैं तो पानी का परसेंटेज तो इंक्रीज होगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी बढ़ गई। अब आपको दूध की क्वांटिटी ना बढ़ी ना घटे, दूध की क्वांटिटी उतनी है लेकिन मिश्रण की क्वांटिटी तो बढ़ रही है। आप पानी मिलाएंगे, जैसे कोई 50 लीटर मिश्रण आपने तैयार कर, आप उसमें पानी मिलाया 10 लीटर, तो वो 60 लीटर नहीं हो गया। तो मिश्रण की क्वांटिटी बढ़ रही है जबकि दूध की क्वांटिटी फिक्स है। ऐसा समझ लो कि अगर आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू अगर मैं फिक्स किया तो नीचे वाली वैल्यू जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे इसकी परसेंटेज उतनी कम होती जाएगी। तो दूध है तो होता है। अब जैसे आप सब 1 कप पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, ठीक है, बेसिक मेथड। अब आप पानी बढ़ाते हैं तो चीनी तो उतनी है लेकिन चाय फीकी होती है। कारण क्या है? क्योंकि परसेंटेज कम हो गया मिश्रण की। तो उसी चीज़ को हमें समझा। अगर हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे इसको, पहले वाले सवाल को, आप अगले आपसे कहा क्या गया है?
जो पहले टाइप का मिश्रण था उसमें तांबा कितना परसेंट था? तांबा कितना परसेंट? 80%। बाकी बताया इन्होंने बचा हुआ क्या है? तो आप बताइए किसी भी मिश्रण में अगर 80% तांबा है तो बचा कितना परसेंट? 20% यानी 20% बच गई। दो ही चीजें इस मिश्रण में, कोई तीसरी चीज हो सकती है? संभावना है 100% होना चाहिए, तो 100% है हमारे पास। ठीक है, आगे क्या बोला है? फिर एक और भी मिश्रण है जिसमें तांबे का परसेंटेज कितना बताया इन्होंने? कहा यहाँ पर जो तांबा है वो कितने परसेंट है? इनका भी परसेंटेज बता दो। अच्छा ये बताइए 85 और 12 कितना होगा? 85 और 12 कितना होगा? 97। अभी भी स्पेस है ना 3%, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक और भी धातु यहाँ पर होगी ऐड की हुई, जिसके बारे में कोई जानकारी हमें दी नहीं। कोई ना कोई तो एक धातु और भी है। तो 95 85 + 12 तो 97 ही हुआ, तो 3% स्पेस उसको किसी ने कवर जरूर किया हुआ, कोई धातु है जिसका नाम आपसे कह रहा है इन दोनों को मिलाइए और मिला के एक ऐसी धातु बनाइए, एक ऐसा मिश्रण बताइए कि जिसमें टिन कितने परसेंट हो जाए? कितने परसेंट? 15%। आपसे ये तो कहा गया कि इन दोनों को मिला के एक नया मिश्रण तैयार कीजिए, टिन कितने परसेंट हो जाए? 15%। तो देखो एक ऐसी चीज को आप टारगेट करिए जिसके बारे में जानकारी हो। पहले मिश्रण में टिन कितना है? दूसरे में कितना है? इन दोनों को मिला के जो मिश्रण नया तैयार किया जाएगा उसमें टिन कितना है? एलिगेशन लगा सकते हैं टिन के परसेंटेज को। अब एलिगेशन लगाएंगे तो 12% और 15% का अंतर कितना होगा? 20 और 15 का अंतर कितना होगा? अब ये बात हमने कंफर्म कर ली कि दोनों मिश्रण हमें किस रेशियो में मिलाने? 3:5। अगर कभी पूछे दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए तो आपका आंसर होगा 3:5। लेकिन पूछा कुछ और, आपसे कह रहे हैं तो आप मिश्रण तैयार करेंगे 3:5। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 3 + 5 टोटल मिश्रण कितना बनेगा? इसमें आपसे तांबे का परसेंटेज दे रखा है। पहले वाले में तांबा कितना परसेंट? दूसरे वाले में क्या? अब हमने इन दोनों को मिला दिया इसी रेशियो में, 3 और 5 के रेशियो में मिलाएंगे तो टोटल कितना बनेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बताना है ये जो टोटल हमने मिश्रण तैयार किया है 8 यूनिट, इसमें जो तांबे का परसेंटेज है वो बताना है। हमने मान लिया कितना परसेंट? 2 तरीके क्या 3 तरीके बता देंगे आपको। वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई कर लो, उसके अलावा रिवर्स एलिगेशन से भी कर सकते हैं। पहले आप जरा ये समझ लो, मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। 3 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? परसेंटेज तीनों में आ रहा है भाई, ये सेटिस्फाइड तो करेगा। जितना परसेंट यहाँ तांबा होगा जितना यहाँ तांबा होगा, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल में उतना ही तो तांबा निकलेगा। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज इग्नोर कर दो, तीनों में आ रहा है। 5 का 85 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 8 का x से मल्टीप्लाई करो, अगर 4 को 25 और 240 को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 665। इतना ही तो हो जाएगा 665 और बराबर में आएगा 8x। x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करो, 8 × 8 64, 8 × 3 24, 83 सही 1/8। 83 सही 1/8% हमारे पास यहाँ से पता लगा। जो तांबे का परसेंटेज मिश्रण में होगा वो कितने परसेंट होगा? 83 से 1%। तो अगर रेशियो निकाल लिया तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, वेटेड एवरेज आपको पीछे मैंने एवरेज में भी सिखाया और एक बार फिर से 3:5 में आप मिला रहे हैं किसी और टोटल हम बना रहे हैं कितना? अच्छा एवरेज का मतलब क्या होता है? बराबर है। तो बराबर कैसे करना है? इस पहले वाले 3 में कितने परसेंट था? 80%। यहाँ पर कितना है? 85। 85 का मतलब 80% से 5%। देखिए अगर 80% दोनों में होता है, दो ऐसे मिश्रण जिसमें बराबर मात्रा में ही तांबा है, तो मिश्रण को मिलाने पर उतना ही परसेंट तो रहेगा तांबा। यहाँ भी 80% तांबा है, यहाँ भी 80% तांबा है। तो जो मिश्रण आप बनाएंगे यहाँ पर भी जो तांबा आएगा इस वाले मिश्रण में 80% है। कोई फर्क पड़ेगा? एक जैसी चीजों को मिलाने पर वैसे ही तो बनेगा। अलग अलग टाइप की चीजें होंगी, अलग अलग परसेंटेज होगी, तब फर्क पड़ेगा। तो फर्क यहाँ से पड़ेगा। यहाँ कितने परसेंट एक्स्ट्रा है? 5। और कितने यूनिट पर? तो 5% एक्स्ट्रा है, 5 ही यूनिट है। तो 5 × 5 इसका वेटेज बनेगा कितना? तो जितना ज्यादा निकल के आए उतना आप वापस करो। तो हमने इन 5 से +5 का वापस ले लिया, क्योंकि हिसाब सिर्फ इन पे ही नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो सब पे बराबर होना चाहिए। तो इन पे 5 ज़्यादा पहुंच गया तो इनसे वापस लिया, तो कितना मिल गया हमको? बांटना सब नहीं है। तो 25 को अगर 8 में बांटेंगे तो 3 सही 1/8 ही तो आएगा।
अगर इनको हमने 5 एक्स्ट्रा दे भी दिया, 5 लोगों पे 5 रुपये ज़्यादा होंगे, तो इसे वापस लेंगे कितने रुपए मिले? 25। ये 5 जो वापस आए हैं ये बांटना किसमें? सभी में बांटना है। तो 3 सही 1/8 और मिल गया। अगर 3 से 1/8 अगर आप जोड़ देंगे तो एक्जेक्टली आपका 83 से 1/8% ही तो निकल के आएगा। रिवर्स डेविएशन समझ, ये तो दोनों में एक ही मानता हूँ, चाहे आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप डेविएशन निकाल लो। हमने मान लिया 80 एवरेज है, तो यहाँ तो डेविएशन 0 हो गया। यहाँ कितना ज़्यादा है? जहाँ ज़्यादा पहुँच के वापस ले लिया, कितना वापस लेके हम सब में बराबर बांटना है। तो जितना ज़्यादा था 25 ज़्यादा था, बांटना था 8 में, तो 8 में बांटेंगे तो 1 को कितना और मिलेगा? जैसे आपने बंटवारा किया, कुछ पे ज़्यादा पहुँच जाए, कुछ पे कम। तो मैं अपनी तरफ से एक वैल्यू मान लीजिए, जिस पे ज़्यादा पहुँच जाएगा उससे वापस ले लेते हैं। चलिए, तो अब रिवर्स डेविएशन समझ लो, आसान नहीं होता है इसको। रिवर्स डेविएशन समझ में आ जाए तो लिख लेना, और वरना आप भूल जाना, कोई ऐसा मेथड होता है। रिवर्स डेविएशन मैं देखो इस मेथड की आप ये मत सोचना कि ये मेथड जिससे नहीं आता वो मैथ ही नहीं कर सकता, कुछ नहीं है। इससे तो बढ़िया मुझे ये लगता है आप मल्टीप्लाई करो, सीधे आंसर मिलता, दिमाग भी कम लगाना पड़ता है, आप मल्टीप्लाई तो करनी पड़ जाती है। लेकिन सीख इसलिए हो कि आपको ये ना लगे कि ये चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं हो। आप देखो पता है क्या, जैसे आप देखो यहाँ पर एलिगेशन लगा के अनुपात निकाल रहे हैं। भाई देखिए 12 और 20 का अंतर कितना है? 12-20 का अंतर। तो नीचे यहाँ पर जो भी डेटा आएगा इसका टोटल मतलब ये जो टोटल होगा ना रेशियो का, ये हमेशा याद रखना ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर ही आना चाहिए। तो आप ताबे का ही तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। आपको ये तो बताइए ना कि हमने दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिलाए? 3:5, ठीक है, 3:5 में तो मिलाया। अच्छा, ताबे का परसेंटेज आपको पता है कि जो पहला मिश्रण है उसमें कितने परसेंट था और दूसरे वाले में कितना था? अच्छा, हम बात कर रहे हैं तांबे। हमें तांबे का परसेंटेज पता है दोनों मिश्रण में, और ये पता है दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिला है। तो हमें ये देखना है यहाँ पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि रेशियो लेने, सॉरी एलिगेशन लगाने पर रेशियो आ रहा है 3:5। ये होता है रिवर्स एलिगेशन। अभी तक जितने सवाल के ये वाली वैल्यू पता हो, हम क्या करते थे? इधर से अंतर लिखते थे, इधर से अंतर लिखते थे, रेशियो। तो ये तभी सेटिस्फाइड करेगा जब इसका अंतर कितने परसेंट आ रहा है? भाई 85 और 5 का अंतर कितने परसेंट, और इन दोनों का टोटल कितना है? तो 8 की वैल्यू 5% रखनी पड़ेगी आपको। अगर 8 की वैल्यू 5% होगी तो 1 की हो जाएगी 5/8। अब आप देखिए 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 3 का 5/8। 3 × 5/8 कितना होगा? 15/8। ठीक है, आप इसमें भी देख लीजिए, 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 5 × 5/8 कितना आ जाएगा? 25/8। इसको थोड़ा सा ऐसे ही 3 सही 1/8, ठीक है। और इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 1 सही 7/8। अब जरा यहीं से आप ऑब्जर्व करिए, देखिए ये बड़ी वैल्यू है, 20 और 12 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो बड़ी वैल्यू के सामने जो लिखा होगा वो घटा दो, 20 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? छोटी वैल्यू कौन सी है? 12 में सामने वाली वैल्यू जोड़ो, 12 + 3 कितना आएगा? तो आप इन दोनों में कोई एक वैल्यू टारगेट कर लो। छोटी वाली वैल्यू में क्या करना है? प्लस, और बड़ी वाली वैल्यू में क्या करना है? सामने वाला। तो देखो 80 के सामने कितना है? 5 नहीं है, अब ये है 83 सही, क्योंकि 1 की वैल्यू 5/8% है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको अगर ये वाली वैल्यू पता करनी है तो आप 80 में 3 सही 1/8 जोड़िए। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 83 सही 1/8। अगर आपका मन करे कि हमें घटाना है तो 85 के सामने जो लिखा हुआ है कितना लिखा है? 1 सही 7/8। 86 में से 1 सही 7/8 घटाएंगे तब इतना ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो हमेशा प्लस वाला विकल्प चुनें, क्योंकि प्लस करना आसान होता है, माइनस करना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब 3 से 1/8 जोड़ने में क्या 80 और 3 कितना हो जाएगा? और 1/8 एक्स्ट्रा है तो 1/8। मेथड सारे लिख दिए। एक सवाल अभी आगे वाला इसको करा दें। तुम लोग क्या कह रहे थे? पंखा चल रहा है, पानी चला था पंखा।
पढ़ना मत, रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल के यहीं पर सीधे मल्टीप्लाई करके देखो ओवरऑल में कितने %, ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। साइड में चार्जिंग भी लगा है क्योंकि लास्ट में है यहाँ पे पूरी प्रेस का इस्तेमाल करा है, गोल्ड बुक है जो ऊपर वाली साइड होता है ना, तो ये इतना मिलता नहीं। मैं बस इन्फॉर्म कर सकता हूँ बात कर कैमरा डाउनलोड करके फोटो ले लेना। हो गया भाई? नोट हो गया? अगला वाला सवाल क्या था? 50 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है ना, उसमें आपसे क्या कहा गया कि पानी कितने % है? 25%। अच्छा, पानी अगर पिलाएंगे तो पानी का परसेंटेज इंक्रीज होगा और दूध का परसेंटेज कम होगा, ठीक है। आपसे कहा यह गया कि कितने लीटर पानी उसमें मिला दिया जाए, पानी कितने % हो जाए। पहले एलिगेशन वाले तरीके से बता दें। देखिए, प्रारंभिक मिश्रण जो भी था वो हमें बता दिया कितने लीटर है। प्रारंभिक मिश्रण 50 लीटर है ना। पहले वाला मिश्रण कितने लीटर था? अब देखो, आप दोनों तरीके से समझो। अगर आप चाहें
तो दूध की परसेंटेज से भी लगा सकते हैं एलिगेशन, और चाहे तो पानी की परसेंटेज से। एक बार पानी की परसेंटेज में हम एलिगेशन लगाएंगे। अब देखो, आपने जो नया मिश्रण तैयार किया तो कैसे तैयार किया? पहले वाले मिश्रण में आपने क्या चीज मिलाई थी? पानी। 25%। आपने पहले वाले मिश्रण में पानी मिलाया, तभी तो एक नया मिश्रण तैयार हुआ है। ठीक, तो आपने जो ऐड किया वो साइन में लिख लो। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, पानी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर पानी लिखना, अगर कोई मिश्रण ऐड कर रहे हैं तो मिश्रण। जो मिश्रण थे दो टाइप के, वो तो मैंने कल भी कराए थे आपको, इतने परसेंट था उसमें और इतने परसेंट किस अनुपात में मिलाया। ठीक, अभी आप मुझे ये बताइए कि पहले वाले मिश्रण में अगर हम दूध की परसेंटेज की बात करें तो कितनी थी? 25% तो पानी था, तो दूध की जो परसेंटेज थी वो कितने परसेंट थी? अरे 25% पानी है एक मिश्रण में, तो 25% तो हमें से माइनस कर लो, बचा हुआ दूध होगा। दूध कितने परसेंट होगा? पानी मिलाएंगे तो पानी में दूध कितने परसेंट होगा? कौन इतना होशियार बच्चा जो ये बता पाए कि पानी में दूध कितने परसेंट होगा? अच्छा, पानी में दूध होगा तो पानी मिलाओगे, पानी ऐड कर रहे हो, पानी में दूध होगा। जब जो चीज़ है ही नहीं तो वो परसेंटेज में होगा कहाँ से? इसका मतलब अगर प्योर वाटर आप मिलाते हैं तो उसमें दूध की परसेंटेज कितनी होगी? आगे पहले वाले मिश्रण में अगर पानी का परसेंटेज लेते हैं तो भाई पहले वाले मिश्रण में ये कह रहे हैं पानी था कितने परसेंट? अब जब आप पानी मिलाएंगे तो पानी में पानी ही है, यानी कि ये जो आपने नया लिक्विड ऐड किया है इसमें 100% क्या है? पानी में तो सिर्फ पानी है और कोई चीज़ है ही नहीं। अगर हम पानी की परसेंटेज देंगे तो पानी में पानी 100%, दूध की परसेंटेज देंगे तो जिस पानी में दूध की कोई मिलावट ही नहीं तो दूध की परसेंटेज कितनी होगी? अब देख लो आप क्या बनना है। पानी मिलाने के बाद अगर हम पहले वाले मिश्रण में पानी मिलाते हैं तो पानी की परसेंटेज हमने कितनी कर दी? 40%। तो यहाँ पर देखो पानी की परसेंटेज हमने तीनों केस में देखी। हमने क्या था? पहले जो मिश्रण दिया था वो 25%, उसमें मिलाया क्या था? पानी। अगर हमने मिश्रण में पानी मिलाया तो पानी में पानी 100% होगा, यानी कि एक में 25% पानी और एक में 100% पानी, दोनों को मिला के ऐसा मिश्रण बना दिया जिसमें पानी कितना हो गया? 40%। अगर हम दूध की परसेंटेज में एलिगेशन लगाएंगे तो पहले वाले में कितने परसेंट था? दूसरे वाले में 0% दूध था, क्योंकि पानी मिलाएंगे तो उसमें दूध नहीं। अब एक मिश्रण में 75% है, एक में 0% दूध है, दोनों को मिला लिया और मिलाने के बाद हमने दूध की मात्रा कितने परसेंट कर दी? अब ये 60% कैसे है? क्योंकि 40% अगर पानी होगा नए वाले मिश्रण में तो बचा हुआ 60% क्या होगा? जरा देखिए 0 और 60 का अंतर कितना है? 75 और 60 का अंतर, 75 और 60 का अंतर। अगर आप देखें तो दोनों का रेशियो होना चाहिए कितना? 4:5। अगर आपने पहले 4 लीटर मिश्रण लिया तो उसमें पानी कितना मिला? ये मिलाया हुआ पानी है और ये पहले वाला मिश्रण है। 4 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, लेकिन पहले वाला मिश्रण 4 लीटर था ही नहीं। पहले वाला मिश्रण कितने लीटर था? 50 लीटर। तो आपसे पूछा पानी कितना मिलाया, तो 1 की वैल्यू 50/4 ही तो, और 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 12.5 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया? 1 यूनिट। 4 यूनिट मिश्रण में 1 यूनिट पानी मिलाने की जरूरत है, तो 50 लीटर में पानी कितना मिलाया जाएगा? आप देखो यहाँ भी सेम रेशियो आएगा, 100 और 40 का अंतर और 25 और 40 का क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ा? ये 4 था और ये वाला कितना आ गया? 4:। तो इससे कोई फर्क नहीं है, चाहे आप पानी में एलिगेशन लगाएं तो परसेंटेज पानी का लगाइए, अगर आप दूध की मात्रा या कोई भी और चीज़ है जो मिली हुई है उसमें एलिगेशन लगाएं तो आपको परसेंटेज उसका पता है। लेकिन इस सवाल को बेसिक से भी किया जा सकता है, कोई इतना कठिन काम नहीं है। जब पानी की परसेंटेज किसी भी कंडीशन पर कम हो सकती है, क्या हो सकती है? क्या पानी की परसेंटेज कम हो सकती है? तो पानी की परसेंटेज कम हो सकती है किसी कंडीशन तो सूखने के बाद पानी कम हो जाता है। अब जैसे होता क्या है, ड्राई फ्रूट क्या एकदम ड्राई थे? पहले ये ताजे फल होते हैं, फिर क्या करते हैं? इनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? उसमें भी सवाल पूछा जाता है। अभी पहले इसकी ज़रा बात करें। अच्छा ये बताइए, पहले हमारे पास जो मिश्रण था वो कितने लीटर था? 50 लीटर। अब आप बताए दूध और पानी दो चीज़ों का मिश्रण है, एक चीज़ मिलाओगे और दूसरी चीज़ कांस्टेंट है। क्या मिलाया आप? पानी मिलाया, तो पानी की क्वांटिटी तो चेंज हो गई लेकिन दूध की क्वांटिटी चेंज
जब भी आप जैसे किसी भी चीज की बात करें, जैसे दूध की क्वांटिटी है, अभी आप सुनो, दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे भाई? मिश्रण में ही तो है दूध, मिश्रण और जितना दूध का परसेंटेज होगा उस परसेंटेज से गुणा करो। जैसे 50 लीटर में दूध कितने परसेंट था? 75%। तो 50 का 75% निकालोगे तभी तो पता लगेगा दूध इसमें कितना। अब यहाँ पर दूध कितने परसेंट है? सॉरी, जो नया मिश्रण है उसमें कितना है? 60%। तो आपका जो नया मिश्रण उसका 60% निकालो, लेकिन दूध की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। अगर आपने जिस चीज में कोई चेंज नहीं किया है तो वो बराबर होनी चाहिए। तो आप इस चीज को याद रखें, जब कोई चीज कांस्टेंट है और दो चीजों के मल्टीप्लाई से आ रही है तो हमेशा याद रखें क्या कांस्टेंट है इसमें? दूध के बारे में। तो दूध की क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो परसेंटेज देखो, पहले दूध की परसेंटेज थी कितनी? 75। और बाद में आपने पानी मिला के दूध की परसेंटेज कम कर दी, कितनी हो गई? अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मतलब परसेंटेज किस रेशियो में कम हो गई? 5 अनुपात, देखो परसेंटेज कम हो गई। अगर परसेंटेज दूध की कम हो, देखो अभी मैंने क्या बताया, मिश्रण से मल्टीप्लाई होती है, तो मिश्रण और दूध की परसेंटेज का मल्टीप्लाई अगर फिक्स हो गया तो आप ये समझ लो जिस अनुपात में दूध की परसेंटेज कम होगी उसका उल्टा अनुपात होगा मिश्रण का। तो जो मिश्रण है आप उसका रेशियो क्या होगा? 4 अनुपात। अगर दूध की परसेंटेज 5 अनुपात 4 में कम हो रही तो मिश्रण का अनुपात कितना होना चाहिए? 4 अनुपात 5। आप चाहे तो देखो पहले ये मिश्रण कितना था? 50 ही तो था, और बाद में हो गया 62.5, क्योंकि 12.5 लीटर क्या मिला दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें 12.5 से ही काट लेंगे, 12.5 से डिवाइड करेंगे यहाँ 4 आएगा, 12.5 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना है? क्योंकि दूध की परसेंटेज 5 अनुपात 4 में, तो जो मिश्रण होगा वो इसका जस्ट इनवर्स उल्टे अनुपात में। तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो केवल ये चीज देख लो, क्या चीज ऐसी है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसको नहीं मिलाया आपने, भाई पानी ही तो मिलाया था, क्या दूध मिलाया नहीं? तो ये चीज क्या हुई? कांस्टेंट। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसका रेशियो अगर 5 से 4 के अनुपात में कम हुआ तो मिश्रण 4 से 5 के अनुपात में बढ़ाया गया। अब आप देखिए पहले वाला मिश्रण कितना था? 4। सवाल में कितना था? आपसे कह रहे पानी कितना मिलाया, तो आप देखिए 4 से अगर मिश्रण 5 बना दिया और मिलाया क्या है? आपने बताया खुद ही कि हमने और कुछ मिलाया नहीं, जो भी मिलाया वो क्या है? एक की जो वैल्यू आई थी वही पानी होगी। 1 यूनिट की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितने लीटर आई? अलग अलग कंडीशन, अलग अलग तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब यही चीज पता क्या है, रेशियो में जब ये सवाल आएगा सेम सवाल होगा अनुपात में। अनुपात का मतलब जैसे आपको पहले वाले मिश्रण में पता है दूध और पानी, जरा आप बताइए पानी कितने परसेंट था? पहले पानी का परसेंटेज 25 था, पहले 25% था पानी, और बाद में पानी कितने परसेंट कर दिया? आप यहीं से देखना 25% अगर पानी है तो इसका मतलब दूध कितने परसेंट था? बाद में पानी मिला के 40% ये है तो ये कितना हो गया? अब जरा ये देखो 25 दिया 75 और 25 का 20 दूनी 40 और 20 दिया, आपका जो रेशियो तैयार होता है ये होता है 3 अनुपात। पहले 3 अनुपात 1 पे था, 3 अनुपात 1 में क्या था? दूध और पानी। बाद में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 2 कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि पहले जो मिश्रण था वो 3 + 1 4 था। कितना था मिश्रण? 4। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने पानी मिलाया है तो दूध की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। पहले भी दूध की क्वांटिटी 3 है और अभी कितनी? 3। नहीं सेम होती तो एलसीएम लेके सेम करते, आगे हम पढ़ेंगे भी 1-2 सवाल। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो क्या करते? एलसीएम। अभी तो ऑलरेडी देखो दूध पहले भी 3 यूनिट था, अभी कितना है? 3। तो आप मुझे खुद ही बता दो यहाँ पर पानी कितना मिलाया? 1 यूनिट पानी था और 2 यूनिट हो गया, 1 यूनिट मिलाया तो 4 यूनिट मिश्रण, यानी कि ये वैल्यू किसकी होगी? आपको निकालना 1 तो तब भी आंसर तो यही आएगा 12.5। इसको मैं अनुपात में करा।
रूट हो गया क्या? अम्ल और जल के 120 लीटर अम्ल और जल के 120 लीटर अम्ल और जल के 120 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल के 120 लीटर मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात अम्ल तथा जल का अनुपात मैंने बोला अम्ल और जल के 120 लीटर मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 है। अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 है। कितने लीटर पानी मिलाया जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल तथा जल का अनुपात, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 हो जाए। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 हो जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कितने लीटर पानी मिलाया जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। अब इसमें रेशियो दे रखा है तो दोनों सवाल रेशियो से समझो। परसेंटेज वगैरह तो हमने सबसे करके देख लिया सवाल। जो पहला वाला सवाल है उसमें आपसे कहा गया कि दो चीजें हैं अम्ल और जल, यानी एसिड और वाटर, किस अनुपात में है? 3:2।
उसके बाद में इसमें पानी मिला दिया, आपने मिलाया क्या था इसमें, पानी मिलाया, और इसका जो रेशियो है वो चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब ये है कि अब जो रेशियो वो कितना हो गया, 4। अब पहली बात आप यहाँ पर एक चीज अभी आप इसमें जरा ध्यान से देखिए, आपने केवल पानी मिलाया तो एसिड की मात्रा तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अभी रेशियो को ऑब्जर्व करो, सवाल में मतलब पानी मिलाया है तो एसिड की मात्रा दोनों जगह सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या अभी सेम करने के लिए एक ही बात है, कैल्शियम देखा 3 और 4 से जो संख्या घट जाए सबसे छोटी हो जाती है 12 होती है, तो 3 को 12 बनाना है, इधर 4 को 12, तो 12 बनाने के लिए 3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 को 12 तभी बना पाएंगे। देखिए 4 × 3 कितना होगा, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी होगा, 4 × 2 कितना होगा, सेम 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 4 और 3 × 3। आप मुझे ये बताइए क्या मैंने अनुपात में कोई परिवर्तन किया है, अनुपात वही है। अगर 12 और 9 को हम 3 से डिवाइड करें तो अनुपात तो 4-3 ही रहेगा, बस मैंने क्वांटिटी सेम की किसकी, एसिड। अब एसिड आप देखिए सेम है, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड देखिए यहाँ भी 12 है और यहाँ भी कितना है, केवल पानी की मात्रा में चेंज होगा, पहले पानी की मात्रा 8 यूनिट थी, अब कितनी, यानी कि हम अगर देखें तो यहाँ से सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पानी की मात्रा कितने यूनिट बढ़ी है। अब हम पता कैसे लगाइए कितना, आपको कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा। आपसे कहा गया कि पहले जो मिश्रण था वो कितना था, 100, तो पहले वाला मिश्रण यही तो है। अगर पहले वाले मिश्रण को हम देखें तो 12 + 8 कितना हुआ, पहले वाला जो मिश्रण था वो 20 यूनिट, इसकी वैल्यू सवाल में आपको दे रखी कितनी है, तो 1 यूनिट हमने पानी मिला दिया, तो 1 यूनिट जो पानी मिलाया उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 20 से 120 को डिवाइड कर दो, इसका मतलब जो पानी मिलाया वो हमने कितने लीटर मिलाया। दूसरा सवाल आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और बताना है, कुछ सवाल के लिए आप बहुत रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपसे दूध और पानी का अनुपात था 3 अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना, अब आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि 1 अनुपात 3 का, 1 अनुपात 3 का मतलब पानी जो है वो दूध का कितने गुना हो जाए, 3 गुना, तो इसका मतलब दूध तो पहले भी 3 था और 3 गुना करेंगे तो कितना आ गया। आप एक चीज ऑब्जर्व करना हर केस का, यहाँ कितना पानी मिला है और पहले मिश्रण कितना था, 3 + 1, तो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि रिवर्स हो जाए कोई एक चीज मिलानी, जैसे आपने कहा 3 अनुपात 1 में था ये अनुपात और बाद में 1 अनुपात, आप देखो क्या ये 3 अनुपात 1 का उल्टा है, 3 अनुपात 1 का उल्टा ही तो 1 अनुपात 3 होगा। आप हमेशा याद रखना कि जैसे आपने जो चीज मिलाई है उसकी वैल्यू बढ़े तो मिलाया क्या था आपने, अब कितना पानी ऐड किया ये डायरेक्ट निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मिक्सचर था और ये जो रेशियो दिख रहा है ना इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लेना बस। अब पहले आप बताइए ये जो मिक्सचर था वो आपको सवाल में 60 लीटर ही तो दे रखा है, मिक्सचर कितने लीटर था और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3 और 1 का अंतर कितना आएगा, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब विदाउट पेन ही सवाल को करो, कोई जरूरत नहीं करने को। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं जब पहले वाले तरीके से, आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर ऐसा दिख जाए जैसे अगर कल को आ जाए 4 अनुपात 1 और इसको पलट के कितना लिख दें, तो मैं डायरेक्ट जितना मिक्सचर होगा अंतर 3 का है उसका 3 गुना मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 4 गुना करेंगे ना इस वैल्यू को, तो 4 गुना करने के लिए आपको ये वैल्यू चाहिए होगी कितनी, अब 16 चाहिए तो आपको 15 यूनिट मिलाना पड़ेगा, और जबकि ये ऑलरेडी पहले से कितना था, तो 5 का 3 गुना नहीं होता 15, तो ये ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं, इसलिए आप इसको पानी का बोनस है।
से नीचे आना पड़ता है, यहाँ पास में कूदो काम ऐसे बच्चे 1 घंटे में कम से कम 10 बार उन्हें पानी चाहिए, थोड़ा कंट्रोल तो रख सकते हैं अपनी बॉडी पे। लगता है सबको गर्मी लग रही है तो जरूरत तो लगती है सर। ऐसा लगता है ना कि इनके लिए यहाँ पर गर्मी, बाकी बच्चों के लिए एसी चल रहा है साइड में। जिस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे तो हमेशा उसी सेक्टर में आगे जाते हो। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि आप मुझे प्यास लगी, पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है, सब पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी, फिर आपको प्रायोरिटी किसे दी? जो वर्क प्रोफाइल को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे, नंबर 1 पर वही आप सबसे बढ़िया तरीके से कर नहीं पाओगे। अब पता लगा जिससे होता क्या है कि मैंने देखा कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ पेपर चल रहा है और अगर किसी भाई की बहन की या फैमिली में शादी है तो शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो प्रायोरिटी तुम दे रहे हो। पढ़ाई में नंबर 1 बनता है तो पहले तो इम्पोर्टेंस होती है पढ़ाई को। पढ़ाई तुम्हारे लिए पता क्या है, जबरदस्ती बस भेज दिया जाता है कुछ लोगों की, चलो जाओ पढ़ो। यही एक ऐसी चीज़ है जैसे तुम प्रायोरिटी दोगे तो इसके बदले में तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। बाकी जिस चीज़ को तुम प्रायोरिटी दे रहे हो उसके बदले में मिलना कुछ नहीं है, बस जा ही रहा है समय। अभी जैसे मैं इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हो भी गया काफ़ी टाइम, 1 महीने से ज़्यादा हो ही गया। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता हुआ कि मैथ में टॉपिक कौन कौन से हो गए, उन्हें पता ही नहीं है कि वो टॉपिक वो कौन कौन से है। बस आए तो उन्हें ये पता कि हाँ आज ये पढ़ाया गया। क्या ये नोट हो गया बेटा? चलो आगे। पहले एक तो ये सवाल, ताजे फल में 75% पानी है। सवाल को देख के बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैं कराता हूँ। ताजे फल में 75% पानी है। सूखे फल में 40% पानी है। तो 20 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए, तो 20 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फलों की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम ताजे फलों की आवश्यकता होगी? अगला एक दूध व्यापारी लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए? दूध और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए? इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी होना चाहिए? इसी में क्वेश्चन ऐड करना है, मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी? चलो
पहले वाले सवाल को सुनिए भाई, ताजे फल से सूखे फल बनाए जाएंगे या सूखे फल से ताजे फल? ताजे फल जो होंगे उनको सूखने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे फल। तो ताजे फल से हम लोग क्या बनाते हैं, सूखे फल। ताजे फल से सूखे फल बनाते हैं। अब आगे की बात समझिए, इसमें एक चीज समझिए कि ताजे फल में भी पानी होगा या सूखे फल में भी पानी होगा। मतलब एक स्टेज होगी कि इस स्टेज पे हम कह देंगे अभी ड्राई फ्रूट में, ड्राई फ्रूट में पानी नहीं होता क्या? होता है, बस लिमिटेड होता है। अरे ड्राई फ्रूट में पानी नहीं होगा तो ऑयल तो रह ही जाता है थोड़ा, वो भी पानी में ही कंसीडर होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म नहीं होता है। तो ड्राई फ्रूट की अगर उसमें कुछ भी नहीं रहा तो समझ लो वो तो बेकार ही हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। तो अब आपसे बोला क्या गया कि अगर हम बात करें ताजे फल में पानी कितना परसेंट है बेटा? 75%। और सूखे फल में 40%। तो पानी की तो परसेंटेज अप डाउन होती रहेगी, क्योंकि बात यह है कि सूखने के बाद पानी क्या होता है, अब पानी तो कम होता जा रहा है। लेकिन एक चीज और बताइए कि इसमें और भी तो एक चीज होती है, तो बायो वाला तो होगा ही। अरे वही फल तो जानते क्या होता है? हाँ, तो मतलब कुछ भी मान लो, फल में केवल पानी थोड़े ना होता है, पानी के अलावा जो और चीजें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फल। तो देखिए पानी अगर 75% है, इसका मतलब ताजे फल में बाकी जो और चीजें वो कितने परसेंट? सूखे फल में 40% है, तो बाकी चीज कितनी होगी? आप पता है क्या, पानी से फायदा नहीं है भाई, पानी तो चेंज होता रहेगा, लेकिन आप खुद बताइए कि पल्प की अगर बात करें वो स्थिति कांस्टेंट रहेगी? ऐसा थोड़ा ना, जैसे होता क्या है कि पानी तो उड़ जाएगा वाष्प में, लेकिन जो पल्प है वो तो उतना का उतना रहेगा ही जितना था उसमें। बस ये कि वेट ज्यादा होता है ताजे फल का सूखे फल का वेट। तो आप पता है क्या है, जो चीज कांस्टेंट है उसकी परसेंटेज का ध्यान दें। क्या आएगा? 5 पंजे 25 और 5 से कितना आएगा? तो ताजे फल में पल्प की परसेंटेज कितनी है? 25%। सूखे फल में कितनी? अब ये चीज है कांस्टेंट। मैंने अभी पीछे जो सवाल कराया था, मैंने कहा जो चीज कांस्टेंट हो जिसमें बदलाव हो। पानी तो हमारा सूख रहा है, लेकिन पल्प थोड़ा ना सूखेगा, पल्प तो वैसा ही रहेगा। तो आप ये समझिए ये चीज है कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा होनी चाहिए उसके उल्टे अनुपात में होनी चाहिए। तो क्वांटिटी की मात्रा क्या होगी? 12:5:12। इसकी परसेंटेज मत ले लेना कभी पानी वाली, क्योंकि पानी सूखेगा कम होगा, पल्प उतना है, ठीक है। 12:5 में अगर ताजे फल 12 किलो लेंगे तो सूखे वाले फल कितने मिलेंगे? लेकिन आपसे कह रहा है कितना सूखे फल चाहिए, कितने? 20 किलो सूखे फल चाहिए, ये तो है सूखे फल। तो अगर मुझे 20 किलो सूखे फल चाहिए तो ये कितने गुना है? तो जाहिर सी बात है ताजे फल भी 4 गुना चाहिए होंगे। 12 का 4 गुना 48 किलो ताजे फल लेके आइए, उनको आप सुखाएंगे तो कितने किलो बन जाएगा? एक और सॉरी 1 मिनट को एक सवाल अभी तो बोला था, क्या था? ठीक है, दूध व्यापारी कह रहा है हम लागत मूल्य भी बेचते हैं, फायदा कहाँ से आएगा? अरे लागत मूल्य से फायदा है, और अगर फायदा नहीं लिया तो फिर व्यापारी किस बात का क्या करेगा? पानी। तो हम तुम्हें बता दे रहे कितना पानी मिलाओगे कितना फायदा। फायदा कितने परसेंट ले रहा है? 20%। अरे मैं बता रहा हूँ, किसी को कभी बिजनेस करने का मन नहीं तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। अगर 20% फायदा है तो फिर सीपी होनी चाहिए 5 रुपए और प्रॉफिट होना चाहिए कितना? अब पता है क्या है कि दूध व्यापारी है तो जो लागत आई होगी उससे तो दूध खरीदने में ही तो आई होगी, तो दूध खरीद के लाएगा, शुद्ध दूध कहीं से खरीदा होगा, बस इस दूध खरीदने में ही उसने लागत लगाई। यानी कि लागत सिर्फ उतनी है जितना रुपया उसने दूध को खरीदने का है। पानी मिलाएगा, इसमें कोई लागत लगेगी? बिस्लरी वाला मिलाया तो भी नहीं लगेगी, तो लगेगी। बिस्लरी वाला पानी मिला के कोई दूध बेच पाएगा? तो वो ये सोचेगा इसलिए ऐसे बेच लो। पर पानी भी तो दूध से महंगे पानी बिकते हैं। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में इतना महंगे पानी है ना, आपको लगेगा दूध बहुत सस्ती चीज़ है उनके साथ। तो ये सोच लो 1000 जितने सेलिब्रिटी हैं 1000 रुपये लीटर से इनकी शुरुआत होती है पानी जो पीते हैं। दूध आता है 1000 रुपये लीटर? कोई सा भी नहीं आता। तो पानी की तो अगर हम बात करें तो पानी तो फ्री का ही है ना, तो जितना पानी मिलाएगा बेचेगा तो दूध के ही दाम में। अगर 50 रुपये लीटर में दूध खरीदता हूँ, 1 लीटर पानी मिलाऊंगा तो वो भी तो 50 रुपये लीटर ही बिकेगा, क्योंकि वो दूध में मिक्स करके मैंने
तो आप ये समझ लो जितना पानी मिलाना है वो प्रॉफिट है, और जितना दूध की क्वांटिटी लेंगे वो क्या है। तो आप देखो अगर 20% फायदा चाहिए तो 1/5 होता है, यानी कि दूध 5 लीटर होना चाहिए और पानी होना चाहिए कितना। अगर मैं इस अनुपात में मिला दूं, किस अनुपात में, 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दूं, बेचूंगा मैं दूध के ही दाम पर, लेकिन फायदा मेरा 20% होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने कहा x रुपए लीटर है तो 5x हो गया, टोटल हमने कितने लीटर बना दिया, बेचेंगे इसी दाम पर x रुपए लीटर 6x। अब आप बताइए 5 वाली चीज को 6 में बेचेंगे तो 1 रुपए का ही तो फायदा होगा, और 1 रुपए का फायदा 5 पे होता है तो कितने परसेंट होगा। बस एक सवाल यहाँ पर परेशान करता है कि जहाँ बच्चा गड़बड़ कर देता है, आपसे पूछता है मिश्रण में पानी कितने परसेंट में होना चाहिए, तो बच्चा यही सोचता है 20% फायदा है तो 20% पानी मिला देंगे। ऐसा नहीं है। आप ये बताइए इस मिश्रण में पानी है कितना, 1 यूनिट, लेकिन मिश्रण 5 नहीं है, मिश्रण कितना है, 1 लीटर पानी होना चाहिए, टोटल 6 लीटर मिश्रण। तो अगर आप परसेंटेज बनाएंगे तो बदल जाएगा, तो 16 से 2/3, तो मिश्रण में पानी होना चाहिए 16 से 2/3%। कभी कभी ये होता है कि आपसे ये पूछता है कि मिश्रण में पानी कितने परसेंट होना चाहिए, तो इसको 20% करता है। चलो व्यापारी ऐसे में तो हो सकता है पानी के मिलाने के बाद भी फायदे पर ही बेचे, लागत में ना बेचे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। चलो कैसे बताऊँ, पानी लेके आया, पानी लाया, फोटो ले लेना सर। ये जो मतलब है कहीं भी अगर कांस्टेंट होगा तो बदल लेंगे ना कांस्टेंट अगर होगा। अब जैसे इसको जैसे ताजे फल कितने होंगे उसमें 25% होगा, और जो सूखे हुए फल होंगे उसमें कितने परसेंट, 48 किलो ताजे फल, 48 का 25% कितना आएगा, 12 ही तो आएगा। 48 किलो का 25% कितना आएगा। अब 20 किलो सूखे फल है तो 20 किलो का 60% निकालेंगे वो भी तो 12 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है दोनों साइड, तो जो इसका अनुपात होगा उसका उल्टा ही होगा। पानी के परसेंटेज को इसलिए ले लें क्योंकि पानी तो चेंज हो रहा है सूखने के बाद। अरे पीछे से लेना बच्चों के साथ, ये कह रहा हूँ, यहाँ से पीछे से कैसे मत करो। हो गया? गुड हो गया क्या? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक दूध व्यापारी शुद्ध दूध खरीदता है, एक दूध व्यापारी शुद्ध दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाकर 4% के लाभ पर, उसमें पानी मिलाकर 4% के लाभ पर
बेचता है, 4% के लाभ पर बेचता है, यदि उसका वास्तविक लाभ 30% था, यदि उसका वास्तविक लाभ 30% था, तो दूध और पानी का अनुपात क्या है? दूध और पानी का अनुपात क्या है? यदि उसका वास्तविक लाभ 30% था, तो दूध और पानी का अनुपात क्या है? अगला क्वेश्चन लिखें। एक व्यापारी 132 लीटर दूध खरीदता है, दूध खरीदता है, वह उसमें कितने लीटर पानी मिलाए? कि 10% के लाभ पर बेचने पर उसका वास्तविक लाभ 20% हो। उसका वास्तविक लाभ 20%। आपकी बात पता है, बेच भी फायदे में ही रहा है, उसके बाद पानी भी मिला रहा है, तो इसीलिए उसको जो वास्तव जितने परसेंट पे बेच रहा है उससे ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि पानी मिला रहा है वो भी फायदे में ही। और चलो पहले आप ये बताइए, प्रॉफिट कितने परसेंट, वास्तविक लाभ बताना पहले सवाल में कितना, वास्तविक लाभ कितने परसेंट था? इसका मतलब ये हुआ कि लागत 100 रुपये होगी और फायदा कितने का? ये तो मतलब है, इसको चिंता मत करना। जैसे अब आपसे कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बताइए। भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे 30% का फायदा होगा तो मेरी सीपी जो होनी चाहिए वो 100 रुपये होनी चाहिए, और एसपी यानी कि जब मैं बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए? अब जरा काम की बात सुनो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 100 रुपये सीपी है मेरी, और दिखा ये रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 4% का ही फायदा लिया। 4% का फायदा लेने का मतलब 4 तो मुझे 130 कम मिलेगा जब 26 रुपये एक्स्ट्रा मिले। मैंने तो सिर्फ ये बताया लोगों को मैं 4% का फायदा ले रहा हूँ। अगर 4% का फायदा ले भी होगा तो 100 रुपये में अगर मैं दूध खरीद के लाया तो मैं 104 में बेच दूंगा उसको। फिर मुझे ये 30% का फायदा कैसे मिलेगा? 30% का फायदा ऐसे मिलेगा जब मैं इसमें 26 रुपये की पानी मिला, उस पानी को क्या बना देंगे? फिर पानी को तो दूध ही बना देंगे। तो अब जरा इसका ज़रा तरीका समझो कि आप ऐसे करोगे, आपको 4% तो वैसे ही फायदा मिल रहा है। फायदा कितना मिल रहा है? 4%। अब 4% अगर फायदा मिल रहा है तो आप उसमें जो पानी मिलाएंगे, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिलाना पड़ेगा। तो आप अगर जैसे 4% के फायदे में तो बेचिए, आप ये मान के चलो दूध कितने परसेंट है। देखो जब सेलिंग प्राइस यानी कि रिटर्न की बात आएगी तो मुझे ये कंफर्म पता है कि मुझे रिटर्न चाहिए कितने परसेंट का। अगर आप ये जो दूध है इसको एक बिना पानी मिलाए बेचते तो कितने परसेंट रिटर्न आता? सब इतना बताना है आपको। अगर बिना पानी मिलाए बेचेंगे तो जो रिटर्न आएगा वो कितने परसेंट आएगा? भाई आप ये मान लो कि अभी हमने कोई पानी नहीं मिलाया, सिर्फ दूध को बेचने गए मार्केट। भाई दूध को मार्केट में बेचने गए तो 40% तो फायदा मिलेगा उनको।
आपने वास्तव में ये बताया कि मैं दूध को 4% के प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो मैं जो भी आपकी लागत आई है पानी नहीं मिलाया, आप बेचने के मार्केट में तो आपको सिर्फ 4% ही तो रिटर्न मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 104%। लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे चाहिए कितने परसेंट, 130%। तो कवर करने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, 130 चाहिए, 104 तो दूध से ही मिल रहा था, कितना कम पड़ा, यानी कि 26 जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए वो पानी है, तो बाकी 104 तो हमें दूध। आप ये समझो 100 रुपये का दूध खरीद के लाए, 4% के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचते हैं, हमें 130 रुपये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 26 रुपये का पानी मिला के बेच देंगे, यानी कि 26 रुपये का पानी 104 का दूध किस अनुपात में आएगा, काट दो 26 एकम 26, यानी कि दूध और पानी किस अनुपात में होना चाहिए, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला, चाहे आप चेक करो 4 लीटर दूध की कीमत 100 रुपये के हिसाब से कितने की होगी, 4 लीटर दूध की कीमत कितनी हो गई, अब 1 लीटर पानी मिला लिया तो कितने लीटर हो गया, 104 के हिसाब से बेचो कितनी हो गई, 500। आप खुद देखो 120 रुपये का फायदा अगर 400 में चेक करेंगे तो क्या 30% ही आएगा, ठीक है। तो इसकी कोई, अगला सवाल क्या है, 130 लीटर दूध खरीदा गया, वो तो भूल जाओ, अब इसको जरा हम डायरेक्ट बना लेते हैं, हम केवल दूध और पानी का अनुपात ही तो चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर आप पानी नहीं मिलाते हैं तो कितने परसेंट फायदा मिलता है, 10% के लाभ पर तो वो बेच ही रहा है, बता रहा है, तो 10% के लाभ पर बेच रहा है, पानी नहीं मिलाएगा तो इसका जो रिटर्न आएगा उससे तो कितने परसेंट आएगा, अभी पानी के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन ये कह क्या रहा है, ये बंदा ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि मुझको 20% फायदा मिलता है, और 20% फायदा तभी मिलेगा जब कुल मिला के आपके पास रिटर्न कितना हो, 100 रुपये खर्च करें 120 वापस आगे मेरी जेब में, तब तो मेरा 20% फायदा। पानी नहीं मिलाएंगे तो सिर्फ कितने रुपए वापस आ रहे हैं, तो ऐसा करो कि 120 करने के लिए कितने का पानी चाहिए, आप देखो सीधा सीधा 11 अनुपात सही कह रहा है, मैंने 130 करा दिया था ना, 130 करा दिया था तो 132 में सही होता है, मुझे ऐसा लगा कि शायद 132, ठीक है अब कर दो 132, 0 का 2 बना लेते, अरे 0 का 2 नहीं बन पाता, ऐसे बन जाए थोड़ा तो बस दूध की मात्रा तो सवाल में दे रखी है कितनी, 132, इसको सही कर लेना, 132 लीटर क्या है, आपसे पूछ रहा है पानी कितना होना चाहिए, तो 11 की वैल्यू 132 है, एक की निकालेंगे तो 132 को 11 से भाग करिए, 11 एकम 11, 11 दूनी, यानी कि जो पानी होना चाहिए वो कितने लीटर होना चाहिए इसमें, सेंटर आया हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज में पेपर चल रहे थे, तो वहाँ पे अपोलो का ऑफिस बंद चल रहा है जब से पेपर चल रहा है, इसका मतलब पेपर चल रहे थे, वहाँ ऑफिस बंद है, तो यहाँ क्लास चल रही तो वहाँ नहीं चल रही, वहाँ छुट्टी चल रही, वो पता थी वहाँ छुट्टी चल रही,
रेशियो और प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो हम इसको कह सकते हैं अनुपात और समान। जैसे परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसे ही आप समझ लो ज्यादातर अर्थमेटिक की प्रॉब्लम यही में खत्म होती है, परसेंटेज या रेशियो। फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों क्या है, डेटा को दूसरे डेटा की रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन को, तो परसेंटेज में आ जाती है, ठीक है। अब रेशियो तो सभी लोग जानते हैं, क्या होता है रेशियो। अगर कोई वैल्यू आपको दी गई जैसे 40 और 60, मैं आपसे कहूँ इसको किसी ऐसे नंबर से काटो, उसके बाद ये कटेगी। ये जो नंबर आपने जिससे डिवाइड किया एक्चुअल में ये जो नंबर था ये क्या था। अब इसके बाद आप मुझे बताओ क्या ये वैल्यू कट सकती है। तो ये पता क्या है, जो सारी संख्याओं को पूरा डिवाइड कर सके ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू क्या कहलाती है। जो नंबर आपको दिए जाए उनको अगर एचसीएफ से डिवाइड कर दे तो जो भी आएगा वो हमारा मिनिमाइज फॉर्म होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। अब क्या 2 और 3 को भी किसी से काट लोगे, तो यही रेशियो 2 संख्याओं का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4। ये कोई छोटी सी बात है। आगे समानुपात क्या होता है। अब समानुपात को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर आपको 4 संख्याएं कोई बोलते समानुपात में, मैंने 4 संख्याएं लिखी A B C, आपसे बोलते ये प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 4 संख्याओं का सेट है तो पहली 2 का अनुपात यानी A और B, और दूसरी वाली जो लास्ट वाली 2 है इनका अनुपात इक्वल होगा। इक्वल को हम लोग रेशियो में ऐसे लिखते हैं, डबल रेशियो, ठीक है। इन 2 का रेशियो, इन 2 का रेशियो बराबर। क्या दुनिया में 2 संख्याओं का जैसे अनुपात लिया, अभी हमने कहा कि 2 अनुपात 3 आ रहा था, क्या दुनिया में सिर्फ यही 2 संख्याएं जिनका 2-3 आएगा अनुपात, और भी तो बहुत होगी जिनका अनुपात 2-3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, A/, बराबर C/, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें यही तो रिजल्ट मिलेगा, A का D के साथ और B का C। ये रिजल्ट क्या है जो आपने बहुत बार पढ़ा। समानुपात में आप पता है क्या पढ़ते हैं, आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा, बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और अंदर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर आता है। तो B और C का मल्टीप्लाई, A और D का मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा, बराबर होने का कारण ही। अब देखो जब 4 संख्याएं प्रोपोर्शनल होती हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले नंबर की संख्या फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथमानुपाती। इतने सवाल क्या होते हैं, आपको लास्ट वाली 3 संख्याएं देके आपसे कहेगा इन तीनों संख्याओं का प्रथमानुपाती क्या होता है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए बात, अगर समझ पाओ। 60, 75, 100। अगर मैं आपसे कहूं इसका प्रथमानुपाती क्या होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, इसका प्रथमानुपाती बस। तो आपको 3 संख्या तो पता है ना, पहले नंबर की संख्या नहीं पता है, आप इसको x मान लो, दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की संख्या और फिर पहले नंबर की संख्या नहीं पता है तो उसको x मान लो। समानुपाती में है तो आप कौन से कर, देखो ये जो रेशियो का चिन्ह होता है इसका मतलब डिवाइड होता है, तो आप इसको काट सकते हैं। 25 का 3 बार और यहाँ 25 का कितना बार आता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, इन दोनों को नहीं काट सकते क्योंकि ये बराबर है। अगर रेशियो का चिन्ह है तो काट सकते हैं। आपको मैंने बताया बाहर वाले और अंदर वालों का मल्टीप्लाई बराबर, तो 4x की वैल्यू 60 × 3 कितना हो जाएगी, x का मान कितना हो गया। ये बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है चौथे नंबर पर जिसको मिलते हैं, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्था अनुपात। अब देखो ये बहुत मुश्किल चीज है, कभी आपसे सेकंड और थर्ड वाला नंबर पूछे, 3 नंबर बता, आप जितने सवाल उठा के देखेंगे सब में 3 संख्याएं देंगे आपसे, या तो पहले नंबर का पूछेगा या फिर लास्ट वाला पूछेगा। तो इस सेकंड और थर्ड पूछने के लिए उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बनाया, अभी हम बात करेंगे कैसे निकालें। तो अगर 4 संख्याएं समानुपाती में तो लास्ट वाली चौथे नंबर की जो संख्या है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाती है, और जो पहले नंबर की वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहलाती है। कोई भी 3 देखे या तो पहली पूछेगा या फिर लास्ट। अगर हमें जैसे लास्ट वाली पूछता तो यहाँ पर एक्स करने का तरीका तो यही था। अब इसी को जरा आगे कौन तरीके से समझो। अगर यहाँ पर संख्याएं से तो 3 ए बी और सी, मैं आपसे कहूँ कि ये समानुपाती है, इसका क्या मतलब होगा? आपको समस्या, अगर ये समानुपाती है तो 3 संख्याओं को कैसे लिखोगे, ये समानुपाती कैसे? 4 में तो चल गया था। तो देखो ऐसा है ना, फिर भी हमें वही करना होगा। शुरू की 2 यानी ए और बी का अनुपात, और लास्ट वाली 2 बी और सी का अनुपात बराबर है। तो अगर बराबर होगा तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। या तो बी की वैल्यू पूछेगा, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ए सी, और या फिर आपसे सी की वैल्यू पूछेगा, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन। अब ये है क्या बी और सी, देखो बीच वाली जो वैल्यू होती है बी, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल या फिर मध्यानुपाती। इसको इंग्लिश में लिखना है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। और ये जो लास्ट वाली जो सी नंबर की संख्या है, ये तीसरे नंबर की संख्या है, तो ये तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाती है। तो जब आपसे तृतीय अनुपाती या फिर मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, तो हमेशा 2 ही संख्याएं देगा। अब इसको निकालने के लिए आप अपने माइंड में ये सब चीजें मत रखना, सीधे ये समझना कि अगर मुझे तृतीय अनुपाती निकालना है तीसरे नंबर की संख्या, तो सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट वाले से क्या करेंगे भाई, बी सेकंड नंबर ही तो है, ये फर्स्ट नंबर। और अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप केवल क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके केवल उनका अंडर रूट करें। अब थोड़ा सा एक, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं 32 और 8 मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल रूट लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 32 को मल्टीप्लाई किससे करना है, अगर 8 × 2 16 होगा तो 8 × 3 24 और 1 25, 256 का बेटा वर्गमूल कितना आता है, अरे 256 किसका स्क्वायर, मीन प्रोपोर्शनल। अगर वो कल को पूछ ले 15 45 का थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय अनुपाती क्या होगा? बस एक चीज का ध्यान रखना कि पहले ये देख लेना कि फर्स्ट नंबर पे पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है, 45। तो सेकंड नंबर वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर, और फर्स्ट वाले से डिवाइड करो। तो 45 का स्क्वायर का मतलब हो गया 45 × 45, डिवाइड किससे कर रहे थे, 15 से 45 काटा 3, तो 3 × 5 15, 3 × 12। देखिए अब ये गलती मत करना कि 15 से 45 ऐसे काटोगे, अगर मैं यहाँ 15 से 45 काटूंगा 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, और आंसर कितना है, बस ये ध्यान रख लेना कि पता लगा ऐसे ज़्यादा हीरो बन जाएंगे।
या फिर एक टाइम के बाद उन्हें लगने लगता है हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका कारण पता है क्या है कि बच्चा को कोशिश कर लेता है एक बार, अब उसने कोई एग्ज़ाम दिया, उसने तैयारी की, पढ़ाई की, नहीं हुआ, उससे फेल हो गया। क्या ये इतनी बड़ी घटना है फेल होना कि हाँ कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, एक बार फेल हो गया। आप तो सोचो कि अगर लोग फेल नहीं होते तो आगे भी नहीं बढ़ पाते, और से लोग की नॉलेज वहीं खत्म हो जाती है। अगर एक बार किसी चीज़ में फेल हो गया तो आप ये कोशिश करेंगे ना कि इस चीज़ को जहाँ मैं फेल हो रहा हूँ उसमें और क्या बढ़िया मैं कर लूँ कि अब की बार मैं फेल ना हूँ। अब होता क्या है, वो फेल हुआ, उसके रिश्तेदार और जो अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त होते हैं कहने अरे तुमने इतनी तैयारी की तब भी तुम पास नहीं हुए, फिर उसका मनोबल टूट जाता है। अरे तुम मुझसे ये कह दो कि बार तुमने मेहनत तो बहुत की, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं, उसका मनोबल तोड़ देती पहले, तो कैसा नहीं करेंगे। आप देखते ना कि जिनके घर में बच्चों को फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बच्चे के साथ उस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, चाहे बच्चे का बुरा टाइम अच्छा टाइम, तो बच्चे कुछ कर जाते हैं। अब फैमिली ही बच्चों को नहीं समझ पाएंगी, आगे का तो छोड़ ही दो, पूरी दुनिया में कौन नहीं समझेगा। फिर फैमिली से ज़्यादा अच्छी तरीके से रिश्तेदार समझते हैं, नहीं समझते, बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें जरूर पता होगा तुम कहाँ घूम रहे थे, चाहे अपने बच्चों का ना पता हो। पड़ोसी का मतलब होता है सीसीटीवी कैमरा। तुम्हारे घर में कितने बजे कौन एंटर हुआ, कौन रिश्तेदार तुम्हारे कितने दिन रुके गए, इतना मतलब तो तुम भी तो किसी के पड़ोसी होगे। जो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो गाँव में रहते हैं, यही प्रॉपर थोड़े ना गाँव वाले भी, उन्हें पता होगा चौराहे पे वो ओवर एज वाले लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं, उन्हें गाँव में लोग बोलते हैं ये सीसीटीवी कैमरा है। अगर पूरे दिन की कोई घटना के बारे में कुछ पूछना होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं कि हाँ यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसा गया था। गाँव के जो कल्चर है, शहर वाले सही बता रहे 2 दिन गाँव रहेंगे तो वो गाँव से वापस आ जाएंगे, तो नहीं रहेंगे। गाँव में आप किसी गली से गए, कोई व्यक्ति अगर आपसे बड़ा खड़ा है, आप उससे नहीं बोले तो आप ये कह दोगे आप बहुत घमंडी हो गए। उनसे उनकी तरह उनकी भाषा में बात नहीं की तो आपसे कहा जाएगा आप बहुत अंग्रेज हो गए। बड़ा मुश्किल होता है डील करना। मैं अपने गाँव से रात में जाता हूँ, सुबह चला आता हूँ, रात में कोई नहीं मिलता है। मेरा गाँव करखेड़ा ब्लॉक है, करखेड़ा के पास में कैरे पड़ता है गाँव जोरा गया, बजाज फैक्ट्री है वहाँ जी। सुना होता जाता है कि काफ़ी बड़ा करखेड़ा ब्लॉक में गाँव में बहुत ज़्यादा। अब 3 संख्या भी तो प्रोपोर्शनल हो सकती है बेटा, क्या 3 संख्याओं का अनुपात सेम नहीं हो सकता है? A अनुपात B अनुपात C लेते हैं, मेरे का 3 और संख्या है उनका भी अनुपात यही है, 3 के अलावा 4 भी हो सकते हैं, हो सकती है। और इसका आप देखो रिजल्ट की ध्यान रखना। और कुछ अगर आप जैसे यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर संख्या A और यहाँ पर पहले नंबर पर तो A और D का भी अनुपात वही होगा। दूसरे नंबर पर यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, केवल यही बात याद रखना B और E का अनुपात, लास्ट में यहाँ पर C है और यहाँ लास्ट में क्या है, मतलब आप उनको उसी रैंक में लिखना तो रेशियो सेम आएगा। जैसे आप देखिए 10 20 30 तीनों का अनुपात 1 2 3 आएगा, 0 कटेगा तो कितना आएगा? एक और ले ली 12 24 36। आप बताइए इनका भी अनुपात क्या आएगा? 1। तो आप देखिए 10 और 12 का अनुपात और 20 और 24 का अनुपात सेम आएगा। भाई देखिए 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे यहाँ कितना आएगा? 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 सेम आएगा अनुपात। इसलिए बता रहे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कैटेगरी ऐसे सवाल करते कि आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। A अनुपात B बराबर C अनुपात D
बराबर है ई अनुपात, ये भी तो रिजल्ट हो सकता है। अब ये मत कहना ये इसका रिजल्ट है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, इसको हम यहाँ समझते हैं। अगर दो दो की तीन पेयर हमने कहा अनुपात में, तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो ऊपर वाले की अगर हम बात करें जैसे ए सी और ई, ए प्लस सी प्लस ई, और सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है बी प्लस डी प्लस, ये हमेशा इसी के बराबर आएगा, चाहे ए बटा बी कर लूँ, चाहे सी बटा डी कर लूँ, और चाहे ई बटा डी। मुझे यहाँ पर ये समझाना था कि अगर एक ही अनुपात वाली चीज आप मिला रहे हैं, जैसे आप ये समझो दो अलग अलग मिक्सचर लिए, उसमें आधा दूध है आधा पानी, या फिर आप ये समझो 3/4 भाग दूध है और बाकी बचा हुआ, दोनों मिक्सचर अगर सेम होंगे तो मिलाएंगे तो सेम ही तो रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं इनको अगर मिला भी लूंगा तो जो अनुपात आएगा वो सेम ही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पे देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैंने कहा ए बटा बी बराबर सी बटा डी, और मैंने आपको कहा ये 3/5, कल को आपसे अगर ये पूछ लिया गया आप बताइए ए प्लस सी और बी प्लस डी का क्या अनुपात, आप बताओ। 3/5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे बहुत अच्छे सवाल करेंगे, क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हो ऊपर वाली वैल्यू 3 है तो 3 और 3 कितना हो जाएगी, नीचे वाली 5 है तो 5 और 5 कितनी हो जाएगी, तब भी आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3/5। इसको आप लीजिए और 2-3 बातें करते हैं, 5 मिनट बचेंगे। इंग्लिश वाले तो राइटिंग में कहीं ऐसा ना छुट्टी समझ के चलेगा। अगर हम बात के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे फिर कल पहले बात तो कर लेंगे, आज तो खुलेगा उसी को क्लास चेंज हो गई है। मैं देखो वहाँ जाके इतनी बोर्ड से ही कराना होगा पहले, छोटा लोगों का सपोर्ट अभी तो पेपर था, बच्चे भी बढ़ जाएंगे। नहीं अभी जैसे पेपर से पहले बच्चे आ रहे थे, बीच में पेपर पड़ गया, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, क्लासेस का भी शेड्यूल बदला, क्लासेस सही से लगने लगेंगे प्रॉपर, बच्चे बड़े नहीं। पहली क्लास में तो प्लान ठीक ठाक हो ही जाते, सेकंड वाले को आते आते हैं। साइंस कर लेना, साइंस भी हो गया आज कुछ भी नहीं है। चलो कल रेशियो के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ना इस टॉपिक, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, इसी को समझ आएंगे।